नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं श्री राम की दिवाली दिखाने के लिए। लेकिन ये दिवाली लगता है कि सियासी दिवाली होने वाली है, क्योंकि लगातार जी न्यूज़ दिवाली पर आपको बड़ी खबरें दिखाता आया है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, इस कारण से उत्तर प्रदेश में दिवाली के साथ साथ सियासी पारा, सियासी आतिशबाजी भी तेज़ नज़र आ रही है। अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिन्ना की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने हरदोई की अपनी रैली में पटेल की मूर्ति का अनावरण करते हुए महात्मा गांधी और पटेल और जिन्ना को समकक्ष रख दिया। वहीं इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में बवाल हो गया है, सियासी उबाल आ गया है। वहीं कहीं ना कहीं सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव को यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी के नायक लगते हैं और पटेल के साथ अगर वो तुलना करते हैं और एक साथ बोल देते हैं, असल में वो दोनों हैं क्या? सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल में फ़र्क क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। सरदार पटेल भारत को विशाल राष्ट्र में योगदान उन्होंने दिया। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के सत्याग्रह का इन्होंने विरोध किया था। सरदार पटेल 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान 3 महीने के लिए जेल गए थे। सरदार पटेल विभाजन के बाद शरणार्थियों के लिए बाकायदा उन्होंने व्यवस्था की थी। और मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए हमेशा अलग से देश बनाने की मांग करते रहे। वहीं सरदार पटेल 565 देसी रियासतों को भारत में उन्होंने मिलाया था, यानी कि भारत को एक किया था। तो एक तरफ भारत को एक करने वाला, एक तरफ भारत को तोड़ने वाला। ये है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना का निधन वैसे तो 1948 में हो गया था, लेकिन मौत के 73 साल बाद जिन्ना की चर्चा हो रही है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में। यकीन नहीं आता तो जरा इन बयानों को सुनिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। और श्री अखिलेश अली जिन्ना, उनका कहूँ तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है। उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। अभी समाजवादी नहीं है, वो जिन्नावादी पार्टी हो चुकी है। हमने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हकीकत ये है कि 2 नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। आपको बताते हैं कि यूपी चुनाव में जिन्ना का जन्म आया कहां से। रविवार को अखिलेश यादव हरदोई में समाजवादी रथ लेकर पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार पटेल से कर दी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं है। जिन्ना की तारीफ में अखिलेश यादव की जुबान से निकला ये बयान उनके लिए मुसीबत लेकर आया है। एक एक कर बीजेपी नेताओं ने जिन्ना की तारीफों वाले बयान पर अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। लेकिन कल उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना की तारीफ करने पर अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है।
योगी सरकार के मंत्री और यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिन्नावादी तक कह दिया। अभी समाजवादी नहीं है, वो जिन्नावादी पार्टी हो चुकी है। क्योंकि अगर देश के महापुरुषों से विभाजनकारी की तुलना की जाए तो ये अपने आप में देश के तमाम महापुरुषों का अपमान है। विभाजनकारी को एक अखंड भारत की विचारधारा के लोगों से मिलाकर और महिमा मंडित करने का काम किया है, तो इसके लिए पूरे देश के लोगों ने देखा है और इसका जवाब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को ही देना होगा। जिन्ना और इस्लाम की बात हो और असदुद्दीन ओवैसी का बयान ना आए, ये भला कैसे मुमकिन है? यूपी में जिन्ना पर गरमाई राजनीति पर ओवैसी भी बयान देने से नहीं चूके। ओवैसी ने अखिलेश को नसीहत दी, लेकिन सावरकर की याद दिलाकर बीजेपी पर भी हमला बोला। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। हमने पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हकीकत यह है कि टू नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। कांग्रेस की ओर से भी बयानबाजी हुई। जिन्ना की तारीफ वाले अखिलेश के बयान पर कांग्रेस ने तो कुछ नहीं कहा, उल्टा बीजेपी को जिन्ना पर लाल कृष्ण आडवाणी के बयान की याद दिला दी। अखिलेश यादव के बयान पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कयामत बर्पा कर दी है। ऐसा लगता है कि आसमान जमीन से आकर मिल जाएगा। लेकिन मैं उनसे कहता हूं, जिन्ना के बारे में आडवाणी जी से जाके पूछिए पहले, जो न सिर्फ जिन्ना के मजार पे हाजिरी देने गए, जिनका कहना था जिन्ना ही वॉज ए ग्रेट मैन। जिन्ना पर बीजेपी के हमलों से बौखलाई समाजवादी पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी बुरी तरह से, पेट्रोल डीजल 100 के पार है। यहाँ पे सिलेंडर 2000 के पार चला गया है। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है। किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना की तारीफ करके अखिलेश यादव बुरी तरह से घिर गए हैं और बीजेपी ने अखिलेश के बयान को मुद्दा बना लिया है। जिन्ना का मुद्दा यूपी में आने वाले चुनावों तक जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर सी बात है, जिन्ना के मुद्दे को वो बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देगी। सियासी तौर पर इस पर पहले से ही उबाल मचा हुआ है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भी अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को परेशान करता रहेगा। वहीं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कहना था इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं का ही सुनते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के इस बयान की मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और श्री अखिलेश अली जिन्ना, उनका कहूँ तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है। उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। तुष्टीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। ये अपमान है और इस अपमान के लिए अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है 2022 के चुनाव में। अब आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक और बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। अब आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर दिखाते हैं और उनके साथ एक ही मंच पर, यानी एक ही फ्रेम में नज़र आ रहे हैं जयंत चौधरी की तस्वीर। आप ये देखिए, साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा नज़र आ रहे हैं और भूपेश बघेल भी नज़र आ रहे हैं। प्रियंका और जयंत के बीच मुलाकात कल एयरपोर्ट पर हुई थी और इस मुलाकात को इत्तेफाक कहा जाए या फिर राजनीतिक गठजोड़, इसके कई मायने लगाए जा सकते हैं। खैर, ऐसा ही एक इत्तेफाक प्रियंका गांधी के साथ पिछले दिनों भी हुआ था, जब फ्लाइट के अंदर उनकी अखिलेश यादव के साथ भी मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी ये तमाम अटकलें और ये कयास लगाए गए थे। चुनाव के लिए ऐसा इत्तेफाक यूं ही नहीं होता कि मुलाकात के पीछे कोई कारण जरूर होता है। राजनीति में यूं ही कोई नहीं मिलता। राजनीति में मुलाकात इत्तेफाक से नहीं,
बल्कि मौके से होती है। रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर ऐसी ही एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और आरएलडी पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा गोरखपुर से चुनावी रैली करके दिल्ली जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट आई थी, तो जयंत चौधरी आरएलडी का संकल्प पत्र जारी कर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। तभी दोनों की एयरपोर्ट के लाउंज में मुलाकात हो गई। प्रियंका गांधी के साथ यूपी कांग्रेस प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका और जयंत के बीच मुलाकात में राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चुनावी मौसम में इस मुलाकात ने यूपी की राजनीति में कई कयासों को पंख दे दिए हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और आरएलडी में कोई गठबंधन होगा। कांग्रेस और आरएलडी में गठबंधन के सवाल पर एक सच्चाई यह भी है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच में गठबंधन हुआ था। अब गठबंधन को लेकर इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की स्थिति यूपी में अच्छी नहीं है। कांग्रेस राज्य में चौथे नंबर की पार्टी है। वहीं आरएलडी का प्रभुत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोटरों पर है। कृषि कानून के कारण जाटलैंड में बीजेपी की कमजोर स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को आरएलडी में उम्मीद दिख रही है। ये बात अलग है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी एक ही सीट जीत पाई थी। इस मुलाकात के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस और आरएलडी के बीच गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब इस बात की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के बीच क्या बातचीत हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एक नए साथी के तलाश में पिछले कई महीनों से जुटी हुई हैं। सपा भी उनसे दूरी बना चुकी है, बसपा भी दूरी बना चुकी है और जो छोटे दल है वो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं। फिलहाल न तो कांग्रेस और न ही आरएलडी की ओर से मुलाकात में हुई बातों का खुलासा हुआ है। हालांकि आरएलडी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कोशिशों में है, लेकिन दोनों ही दलों के बीच अभी तक सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। प्रियंका जयंत की मुलाकात से कहीं अखिलेश यादव को कोई संकेत देने की कोशिश तो नहीं हो रही है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी ट्रेलर दूसरा रिलीज किया, पार्ट 2 रिलीज किया। उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र रिलीज किया जिसमें सिर्फ महिलाओं का जिक्र किया गया। महिलाओं की बात वो पहले से अपने पूरे पूर्वांचल दौरे पर करती रही हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र का जिक्र किया। और उसमें क्या क्या बातें उन्होंने कहा कि सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यूपी की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की बात कही है। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। 1,000 रुपये महीना विधवा और वृद्ध पेंशन दी जाएगी। वीरांगनाओं के नाम पर 75% विद्यालय खोले जाएंगे और छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने भी तंज कसा। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के घोषणा पत्र पर यह कहा कि कांग्रेस जो अपनी सरकार के दौरान महिलाओं को शौचालय तक नहीं दे पाई, अब 40% महिलाओं के आरक्षण की बात करती है। जिन्होंने देश को बेचने का काम किया, ऐसी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा जी, ये उत्तर प्रदेश में 32 सालों से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। एक सीट की तलाश में, वो भी अपनी सीट की तलाश में कि कहां से उनको कोई विधायक बना दे कि कम से कम उनकी खुद की अपनी एक वो बच जाए सीट। बाकी ना उन्हें प्रदेशवासियों से मतलब है, ना देशवासियों से मतलब है। खाली कांग्रेस ये बता दे कि 60 वर्षों में देश को और देश की तमाम महिलाओं को सड़क पर मजबूर किया, गरीब महिलाओं को शौच करने के लिए एक शौचालय जो कांग्रेस न दे सकी, वो आज 40% रिजर्वेशन देने की और छलावे की बात कर रही है। ऐसी कांग्रेस, आपको जवाब देना होगा देश को। तो उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल से भरे हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.